अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने क्या सुनाई थी बात, चुगलखोर वाली ना। अच्छा, ये टर्म शायद सुनी हो, कता रहमी, सिला रहमी। क्या होती कता रहमी? कता रहमी जो रिश्ते हैं, पहले एक दुकान से चीज खरीदा करते थे, वहां से नहीं खरीद रहे, ये कता रहमी। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए उनमें कट ऑफ करना। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे अब्बू नहीं मिलते होंगे, हैं? हो सकता है ना। ज्यादातर चांस ये है कि वो अम्मी की साइड वाले लोग होंगे, लेकिन अब्बू के साइड वाले भी हो सकते हैं। क्यों नहीं मिलते होंगे? हैं? को बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा, जायदाद पे झगड़े होते हैं, और जिनके पास जायदाद नहीं होती है, बहुत सारे मसले हैं। हसद होता है, और एक जबरदस्ती की ना होती है कि मुझे बुलाया तो उसको क्यों नहीं बुलाया, रोटी पहले मुझे क्यों नहीं पूछी, यही होते हैं ना, आया तो चाय नहीं पूछी। तो ये मसले होते हैं। अच्छा, ये मसले इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद फिर कट ऑफ हो जाता है, और फिर सारी जिंदगी उनसे कट ऑफ रहता है। और फिर जब अब्बा जी गुस्सा करके चले जाते हैं तो फिर उनकी औलाद जो है ना, वो भी सारी जिंदगी नहीं मिलती। कि जब सारी जिंदगी बाप ने नहीं मिला तो अब अगर हम मिलेंगे तो बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी फिर। तो ये नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। एक और हदीस बताता हूं। एक मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। इसका कुछ मामला इस तरह से है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन, कोई डील की, किसी बात पर भरोसा किया और वहां से फ्रॉड हुआ। अब वो डील, वो ट्रांजैक्शन वहां से ना करें। ये है ट्रांजैक्शंस, डीलिंग्स। लेकिन कुछ होते हैं जो रिश्ते होते हैं, वो मेंटेन रखने होते हैं। अगर चचा की तरफ से बिजनेस में नुकसान हुआ, फ्रॉड किया उन्होंने, तो ठीक है, दोबारा बिजनेस ना करें उनके साथ, ना करें दोबारा बिजनेस। लेकिन मुश्किलों में उनके काम आना, उनके पास मौजूद होना, खुशियों में उनके लिए दुआएं करना। एक होता है सिर्फ अपना ना नाम रजिस्टर में लिखवाने के लिए, जैसे फौतगी हुई है, पूरी पूरी बरादरी गाड़ी भर के पहुंचेगी और ऐसे शो करेंगे कि जैसे हम ही हैं सबसे करीबी। और या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ होगा, बेचारा भी हॉस्पिटल से घर ही आया होगा, तो वो सारी बरादरी एक एक करके मिलने आना शुरू हो जाएगी। फिर या फौतगी हुई होगी तो औरतों में ये चीज ज्यादा है कि औरत ने जाके उस मरने वाले की औरत से गले मिलकर रोना जरूर है ताकि हाजिरी लगे। वो होता है, ऐसा ही होता है, आपके खानदानों में भी ऐसा ही होता है। तो कता रहमी का मतलब है कि जो रिश्तेदार है ना, उनसे टाइज खत्म कर देना। खत्म कर देना का मतलब ये नहीं कि रोजाना जाके उनसे मिलना था, जरूर भी हो सकता है 10-10 साल में मुलाकात ना हो, लेकिन मुश्किल में उनके काम आना, उनके पास मौजूद होना, खुशियों में उनके खुशी खुशी से दुआएं भी देना, शरीक भी होना। नहीं जाएगा जन्नत में कता रहमी करने वाला, नहीं दाखिल होगा जन्नत में कता रहमी करने वाला। तो अगर अब्बा ने आपकी फैमिली में इस तरह से कट ऑफ किए हुए तो दोबारा डीलिंग्स बेशक ना करें, लेकिन कता रहमी जो है ना, वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ जी, वो भी एक हदीस है कि सिला रहमी, ये बदले में सिला रहमी करना सिला रहमी नहीं है जी।
देखें, मैं फिर यही कहूंगा, जिन ट्रांजैक्शंस या जिन मामलात में बहुत शदीद तकलीफ पहुंची हो, तो दोबारा से उन्हीं में दोबारा दाखिल होने को नहीं कहा जा रहा। जैसे मिसाल देता हूं कि एक शख्स की बेटी का रिश्ता हुआ है घर में, और उस शख्स की बड़ी बहन ने, मतलब फुप्पो ने, वो अपनी भतीजी का घर जान जान के खराब किया, सिर्फ इस वजह से कि मेरे घर क्यों नहीं रिश्ता किया था। ये बहुत सारे घरों में होता है। अब उस फुप्पो ने एक बच्ची की जिंदगी, उसका घर खराब कर दिया। तो उस फुप्पो के साथ रोजाना बैठ के चाय पीना ये नहीं है लाजिम। इतनी तकलीफ वाला रिलेशन है, हाँ माफ कर देना, और अगर फुप्पो कल को तकलीफ में आती हैं उनकी मदद को पहुंचना, ये सिला रहमी है। क्योंकि अगर किसी ने बुरा सलूक किया है तो तकलीफ तो दिल में होगी। एक चचा थे आप के, बहुत मशहूर साहब ही हैं, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनकी शहादत हुई थी ग़ज़वा उहद में, और किसके हाथों हुई थी? वाशी के हाथों। ये जो वाशी है ना, ये बाद में ईमान भी ले आया बंदा, और जब ईमान ले आया तो वज़ीर साहब ही बन गए। तो फिर अल्लाह ने इनसे काम लिया, बाद में अल्लाह ने इनसे काम लिया। लेकिन जब ये हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ना, वो कबीले के थे कहले, तो जब ये आप के सामने पेश हुए तो आप सब ने इनको ऑब्वियसली माफ तो कर दिया, लेकिन बस ये कहा कि बस मेरे सामने नहीं बैठा करना, क्योंकि मुझे फिर अपने चचा की याद आती। तो अब वो इस्लाम भी ले आए बंदे, और इस्लाम के लिए लड़ाइयां भी की, लेकिन बस मेरे सामने ना बैठना, चचा की याद आती। तो अगर कुछ इस तरह की तकलीफें गुजरी हुई हैं तो ये थोड़ी उनके साथ जाके पार्टियां करें बार बार। अगर दोबारा से गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनना कोई बात नहीं, लेकिन जब वो मुश्किल में है उनके साथ होना, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने। एथिकल कह रहा हूं, एक एनवायरमेंटल कल कर लिया था, और टी मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके सवाल ना थोड़े डिफरेंट तरह के ही होते हैं। तो PESE डन, टी बाद में एल पे आते हैं, लीगल। और ये हो गया, मेरे बताने वाला इसमें कुछ है ही नहीं। ये मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखाता हूं। इस चैप्टर में किताब वाले ने ना सिर्फ ये लिखने की कोशिश की है कि किसी भी बिजनेस को बहुत सारे लॉज का सामना करना पड़ सकता है, तो बिजनेस को पता होना चाहिए लॉज के बारे में। बस ये पॉइंट है इस टॉपिक का, वरना आपको ना इन लॉज के नाम याद करने हैं, ना इनमें लिखी कहानियां याद करनी है। सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए इसको मैं सामने स्क्रीन पे गुजार जरूर दूंगा। इनके सिर्फ मेन नाम वो लीगल, इसमें ना मेन सिर्फ इतनी बात हुई है कि बिजनेस को जिस मुल्क में उसने काम करना है, तो उस मुल्क के जो लॉज हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। तो बिजनेस को वो लॉज पता होने चाहिए, ताकि एक तो उनकी वायलेशन से बचे, और उनकी जो भी इंप्लीमेंटेशन बनती है वो अच्छे तरीके से कर सके। बस ये मकसद है इस चैप्टर का। तो एक बिजनेस को क्या क्या लॉज अफेक्ट कर सकते हैं? आपने माशाल्लाह लॉ का पेपर भी पास कर लिया है। टैक्स के लॉज है, एम्प्लॉय लेबर के लॉज हो सकते हैं, ट्रेड के भी बहुत सारे लॉज हैं, सेल ऑफ गुड्स का लॉ अलग है, फिर कस्टमर के राइट्स होते होंगे। अगर वो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है तो कंपनी लॉ अलग है, पार्टनरशिप के नाम से रजिस्टर्ड है तो पार्टनरशिप लॉ अलग है। फिर अगर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर रहे हैं और वो भी जालिमाना तरीके से, तो प्राइस कंट्रोल के लॉज अलग होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लॉज अलग होंगे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो उसके भी कोई लॉज हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? मार्केटिंग के लॉज, मार्केटिंग के लॉ,
अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारे लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डाटा प्रोटेक्शन लॉ होता है कि डाटा कितना रखना है आपने। लीगल इलीगल चीजों का हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ लॉज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस के लिए जानना जरूरी है ताकि वायलेशन में ना पड़े और उन लॉज को पूरा करने के लिए जो जो जरूरी काम है वो कर ले। इससे बिजनेस की रेपुटेशन भी अच्छी होगी। क्यों भाई? लोगों को पता चलेगा कि लॉ अबाइडिंग है ये बिजनेस, तो ये इनकी वैल्यूज अच्छी हैं, तो इसलिए बिजनेस को लॉज पता होने चाहिए। तो इस सेक्शन में ना सिर्फ आपको ये नहीं याद करना कि 1970 में कौन सा आया था। आपके लिए इसमें मेन चीज ये है कि अब जैसे इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि कौन कौन से डिफरेंट लॉज होते हैं। अब जैसे कंपनी लॉ है तो आपने इसमें ना सिर्फ मेन चीज क्या याद रखनी है कि कंपनीज लॉ में कंपनी की फॉर्मेशन, उसकी वाइंडिंग अप, इससे रिलेटेड गाइडेंस रूल्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं बस इस सेक्शन के अंदर। तो अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अभी पढ़ते जाते हैं। और कोई अंग्रेजी समझना है तो बिल्कुल पूछ लें, वरना इस सेक्शन में कितने सफ़े का 3 4 सफ़े, ये जल्दी से पढ़ लें। इसमें कुछ रट्टा नहीं लगाना, बस ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको हेडिंग्स याद हो और बस इतना पता हो कि इसके अंदर क्या है। और वो मेरे ख्याल में आप इतने समझदार बच्चे हैं कि इन हेडिंग से भी आपको समझ आ रही होगी। तो पढ़ते जाते हैं और कुछ मसला हो तो चलिए पहले पेज पे हूं मैं। बिजनेस फॉर्मेशन लॉज, कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, नहीं कंपनी और पार्टनरशिप। नंबर 1 पढ़ लें पहले पूरा है, मेरा नहीं ख्याल। किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, मतलब एनपीओ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मतलब वो एक हल्के लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके रूल्स भी कम होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके ऊपर चेक्स भी कम होते हैं। किसी ने एनजीओ रजिस्टर करानी है उस पर सख्तियां ज्यादा होती हैं। तो वो एनपीओ टाइप समझ सकते हैं आप, सोसाइटी को एनपीओ टाइप समझ सकते हैं। जी, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, सोशल सर्विस के लिए बनी होती है। कंपनी लॉ और पार्टनरशिप लॉ में क्या होगा? कंपनी और पार्टनरशिप बनने, चलने और खत्म होने से रिलेटेड चीजें, बनने, चलने और खत्म होने से रिलेटेड। एम्प्लॉइज से रिलेटेड लॉज में क्या होगा? रखने, काम लेने और निकालने से रिलेटेड। सेल ऑफ गुड्स लॉ से में क्या होगा? बेचना और रिटर्न लेना। तो जिस नाम का लॉ है ना, साइबर लॉज में क्या होगा? जहां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसमें क्या इंफॉर्मेशन लीक होने का डर होता है ना, तो साइबर लॉज में यही होगा कि इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ में क्या होगा? एनवायरमेंट में एहतियात करनी। तो ये नामों से भी आपको आइडिया हो जाएगा, इसलिए जल्दी से पढ़ लें। मैं फिर आपको में लेके जाता हूं और पेस्टल का सिनेरियो क्वेश्चन की टिप्स बताता हूं।
ये 4 पेजेस जल्दी से पढ़ ले, जहां आप रोकेंगे मैं वो बताऊंगा आपको, वरना मेरी तरफ से आपको कुछ भी मसला नहीं है। बंद करने क्लास में आ भी गए हैं, बैठ भी गए हैं, उठ के जा भी नहीं रहे हैं, तो पढ़ लें। और जो लोग मुसलसल स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन तो यही है, बुक में पढ़ें। बच्चा खराब है क्या मतलब? हाँ, नहीं 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 नहीं, होता यह है कि ये जो चाइल्ड लेबर है ना, बिजनेसेस बच्चों को काम में रखते हैं, उनका बचपना भी इफेक्ट होता है, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग, मतलब एक नॉर्मल माशरे में तो बच्चे की ग्रूमिंग होनी चाहिए, उसका बचपन भी खराब होता है, फिर वो एक्सप्लॉइट भी होता है, फिर उसको पैसे भी कम मिलते हैं। कई नशई होते हैं, वो अपने बच्चों को बेच देते हैं इस चक्कर में कि चलो फैक्ट्री में काम करेगा, तो इसलिए इनको एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जा रहा होता है। तो इसलिए चाइल्ड लेबर के ना लॉज होते हैं बहुत सारे। तो बात ये नहीं कि बच्चा काम का नहीं है तो उसका बचपना खराब हो रहा है, उसको सिखाना, उसकी तो सीखने की उम्र थी, फिर वो एक्सप्लॉइट भी होगा, पैसे भी उसको नहीं दे रहे होंगे। क्या जी? अनफेयर डिसमिसल होता है जहां पर एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला है और कोई फेयर रीजन नहीं है कि क्यों निकाला। जैसे एक एम्प्लॉय का कोई उसका कोलीग था जो अपने बॉस के ना उस एम्प्लॉय के खिलाफ कान भरता था, तो उसके झूठ पे यकीन करके एम्प्लॉयर ने बस निकाल दिया एम्प्लॉय को, जबकि निकालने की रीजन नहीं थी वैलिड, झूठा इल्जाम लगाया। यह है अनफेयर डिसमिसल। रिडंडेंसी ये है कि एक फैक्ट्री ही बंद हो रही है, अब वहां के मजदूरों को तो निकालना ही है क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो रिडंडेंसी। बिल्कुल होती है, फैक्ट्रीज प्लांट्स बंद हो रहे होते हैं, बिल्कुल, खासतौर पर जितनी जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हो रही है, लेबर फारे होता जा रहा है, तो बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ,
हाँ, तो आप पूछ क्या रहे हैं कि रिडंडेंसी हो क्यों रही है? या फैक्ट्री बंद हो गई ना, तो उन मजदूरों का काम है ही नहीं, अब वो काम बंद कर रहे हैं हम, तो उन मजदूरों को कहां से तनख्वाहें रखेंगे, देंगे और पूरा जिंदगी उनको नौकरी पे रखेंगे? तो उनको फारिग कर रहे होते हैं, ये रिडंडेंसी है। लेकिन कुछ पैसे दे के फारिग कर रहे होते हैं, ये रिडंडेंसी पेमेंट्स है। अच्छा 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 अच्छा, वो भी बंद करना है? नहीं नहीं, मैंने क्या देखना, आपने बताना है। चलता रहे कि बंद करना? सही मजा आ रहा है। हमारे पास एम्प्लॉयर फाउंड गिल्टी हुआ तो एम्प्लॉई था, हाँ अगर मतलब कि अरेस्ट करा में ये फाउंड गिल्टी हुआ कि इसने गलत तरीके से स्वीकार है, ठीक है, बाद में इसकी ये अरेस्ट करा में है इसकी रिस्पांसिबिलिटी कि इसको मतलब ये एम्प्लॉय भी करे। लेकिन अगर हम देखते हैं रिडंडेंसी के केस में, तो मतलब इसको दूसरी जॉब में ट्रांसफर करना, तो ये क्या एम्प्लॉयर की मतलब नहीं, सवाल दोहरा देता हूं। अगर अनफेयर डिसमिसल है, नौकरी से निकाला है, और यह साबित हो जाता है कि जो नौकरी से निकाला है वो वाकई गलत निकाला है, तो एम्प्लॉयर के जिम्मे तो है कि वो उसको नौकरी पे वापस रखे। लेकिन अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई ये तय करते हैं कि नहीं, अब दिल में नहीं रही बात, तो फिर उसको एक अच्छी अमाउंट कंपनसेशन दे, ये है अनफेयर डिसमिसल। रिडंडेंसी के अंदर एक बिजनेस की 4 फैक्ट्री थी, उनमें एक फैक्ट्री बंद हो रही है, वो क्या लॉ जबरदस्ती थोड़ी कहेगा कि नहीं चलाओ फैक्ट्री। बस लॉ ये कहेगा कि जो मजदूर यहां से फारिग हो रहे हैं, पहले देख लो कि कहीं और ये एडजस्ट हो सकते हैं, और अगर एम्प्लॉयर को लगे कि नहीं हो सकते एडजस्ट क्योंकि यहां पर मशीनरी के प्रोसेसेस ही अलग थे, तो फिर अब उनका निकालना फिर जस्टिफाइड है, क्योंकि एम्प्लॉयर का कसूर नहीं है ना, फैक्ट्री बंद हो गई तो बंद हो गई। तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि कंट्रीज लॉ मे रिक्वायर एन एम्प्लॉयर टू कंसिडर कि इसको हम किसी और जगह ट्रांसफर कर दें बिफोर डिसाइडिंग दैट रिडंडेंसी इज अनअवॉइडेबल। अगर एम्प्लॉयर को लगा कि जी हमारी मजबूरी है, तो फिर लॉ जबरदस्ती थोड़ी कहेगा कि जिंदगी भर संभालो उसको। तो रिडंडेंसी में एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, लॉ सिर्फ यह कह रहा है कि आप देखें कहीं और अगर गुंजाइश निकलती है तो। लेकिन अनफेयर डिसमिसल में एम्प्लॉयर की गलती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, सैलरी, अच्छा जो होते हैं ना लेबर लॉज, लेबर, तो लेबर की डेफिनेशन के अंदर ये मैनेजर्स और ये लोग नहीं आ रहे होते। लेबर में मकसद जो है प्रोडक्शन वर्कर्स ही हैं। लेकिन जो सैलरीज वाले एम्प्लॉइज हैं, जरूरी नहीं कि फिक्स सैलरी हो, उनकी भी कोई बोनस कमीशन हो सकता है, तो उनके लिए भी अलग लॉज होंगे। नहीं देखो, वो भी तो इंसान है ना, अगर वो भी केस कर दे कि मुझे जो निकाला है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत निकाला, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम डेली वेजेस पे करेंगे आपको, जब जरूरत नहीं होगी तो आपको काम पे नहीं रखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में तय हो गया ना। अब कोर्ट जबरदस्ती थोड़ी कहेगी इसको रखो, तो कोर्ट वही इन्वॉल्व होगी जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ कुछ हो रहा होगा, या अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था तो जो नॉर्म्स के खिलाफ हो रहा होगा। है जी? इसका मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर, लास्ट पैराग्राफ रिडंडेंसी वाला, कि अगर एम्प्लॉयर कहने नहीं 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 जी हमारे पास नहीं है गुंजाइश, हम नहीं कर रहे कंसिडर, तो फिर ये वो अनफेयर कर रहा है। फेलियर टू कंसिडर ट्रांसफरिंग, फेलियर टू ट्रांसफर नहीं, फेलियर टू कंसिडर ट्रांसफरिंग एम्प्लॉइज, कि अगर एम्प्लॉयर कहे कि मैंने नहीं इतना ध्यान देना कि कौन बंदा कहां एडजस्ट करूं, नहीं निकलो बस यहां से, तो अब वो ध्यान ही नहीं दे रहा ना कि कहीं एडजस्ट हो सकता है कि नहीं, तो फिर समझा जाएगा कि उसने अनफेयर किया।
ये टाइम पढ़ के गुजार लोगे तो बेटे आपका ही फायदा ना, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि पढ़ लें, किताब से पढ़ लें। किसी और का डेटा हमारे पास होना, अगर लीगली हमारे पास है तो फिर इलीगल क्यों होगा? अगर इलीगली हमारे पास है तो फिर इलीगल है। एक सीए फर्म है, वो अपने क्लाइंट को बुक कीपिंग सर्विसेज दे रही है, तो उसके लिए क्लाइंट की सारी ट्रांजैक्शन उस फर्म के पास है, तो फिर ये इलीगल थोड़ी है। लेकिन एक स्टूडेंट के पास कोई लेक्चर होना जो उसके पास होने नहीं बनते थे, जो उसके दोस्त ने उसको 2000 में बेचे थे, या उसके दोस्त ने कहा था कि रख लो यार तुम बेचारे हो। मेरी आवाज आ रही ठीक से? तो ये इलीगल है जी। उसने तो खरीदे हैं। अगर कोई इंटेंशनली चोरी का माल खरीदता है तो लॉ उसको ये नहीं कहेगा कि इसने तो बेचारे ने खरीदे हैं ना, उसको उसके पैसे रिकवर करने का हक लॉ देगा कि जो उसने चोर को दिए हैं, उसकी खरीदना थोड़ी वैलिड हो जाएगा है। क्या जी? कहां पर? यही साइबर लॉज में। इसमें क्या पूछ रहे हैं आप? रिट्रीविंग, डिसेमिनेटिंग, डाउनलोड, अपलोड, रिट्रीव करना जी। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में जी।
नहीं, बगैर किसी रीजन के पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर एक एम्प्लॉयर है, वो कह रहा है जी कि हम तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, अगर मंजूर है तो आओ ज्वाइन कर लो, तो अब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब उसमें ये लॉ ये बता रहा है कि उस एम्प्लॉयर को उससे क्या लगे कि बारात किस दिन थी तुम्हारी, पैसे कितने मिले थे, ये एम्प्लॉयमेंट से इसका क्या ताल्लुक है। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो अगर कोई एम्प्लॉयर जबरदस्ती ये इंफॉर्मेशन भी फिल करवा रहा है तो ये लॉ उसको सेव करेगा कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। नहीं, इंडिविजुअल्स जब कहते हैं ना इंडिविजुअल्स, तो पब्लिक इंडिविजुअल्स कुछ नहीं होता ना, बस पूरा वर्ड है प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब पब्लिक इंडिविजुअल कुछ नहीं होता। कहां पढ़ूं बेटे? जी, एक मार्केट में 4 शॉप्स थी मोबाइल्स की, और वो चारों अलग अलग लोगों की थी, बल्कि मोबाइल्स नहीं, गोश्त बेच लेते चले। वो चारों अलग अलग ओनर्स की थी, उनका आपस में कंपटीशन भी था। तो अगर उनमें से कोई एक दुकान बाकी तीनों को भी खरीद ले, मर्जर हो जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कंक्लूजन ये है कि वो चारों लोग आपस में मिलकर एग्री करें कि हम चारों मिल के अवाम को लूटेंगे, और वो कहानियां बनाए कि मुर्गियों में बीमारियां आ गई हैं, ये हो गया, ये, तो उसके बाद वो फिर चारों मिल के जो है ना उनको मैनिपुलेट करें चीजों को, ये कंक्लूजन है। तो मर्जर होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर पढ़ रहे होते तो कुछ पूछ भी लेते। जी, टाइटल मतलब ओनरशिप, क्या नहीं लिखा? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जब बायर किसी सेलर से कोई चीज खरीदने जा रहा है, तो बायर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा होगा कि तूने कोई चुराई तो नहीं है, उसको यही एज्यूम करना पड़ रहा होगा कि सेलर की ये है चीज, क्योंकि लॉ के मुताबिक सेलर गुड्स तभी बेच सकता होगा अगर सेलर के पास उसकी ओनरशिप होगी। सेलर, क्योंकि आपके सिलेबस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है नहीं है ना? अच्छा, पहले होता था सिलेबस में। तो मुझे पुरानी कोई बात याद पड़ रही है कि जो सेलर है वो बेहतर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कि जो सेलर के पास टाइटल है ना उससे इंप्रूव टाइटल आगे नहीं जा सकता। यानी सेलर उस चीज का ओनर ही नहीं है, तो बायर को ओनर कैसे बना सकता है? तो इस बात का मतलब यह है कि बायर अज्यूम ही कर रहा होगा कि सेलर इन चीजों का वाकई ओनर है। ये मतलब है इस बात का है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स सेलर उसको बेच रहा है, सेलर को बायर ने बताया मुझे ये फीचर्स इसमें चाहिए, तो अब अजम्पशन यही है कि जो उसने सेलर को फीचर्स बताए थे उन्हीं फीचर वाली ही गुड्स हैं जो सेलर उसको दे रहा है। जैसे आपको मोबाइल या और कोई डिवाइस खरीदने जाते हैं और फीचर्स बताते हैं जी रैम इतनी हो और ये इतना और ये इतना हो, तो वहां दुकान पे खड़े होकर चेक थोड़ी कर रहे होंगे। तो जो बायर ने फीचर्स कहे हैं, सप्लायर वही फीचर्स वाली ही चीजें इसको दे रहा होगा।
कोलूजन वही बता रहा था ना, अभी के कुछ मार्केट में कंपेटिटर्स मिल के आपस में एग्री कर लें कि हम आवाम को मिलकर लूटेंगे, प्राइस मर्जी की चार्ज करेंगे, क्योंकि जब सारे मिल के करेंगे तो फिर कस्टमर एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे कैसे जाएगा? ये कोलूजन है। तो ये कोलूजन है। क्या हो गया? अगर आपका दिल है तो नहीं, अभी फिलहाल तो चल जाएगा काम। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैक्सिमम 10-12 संडे ऑन करूंगा, ज्यादा नहीं। नहीं मजाक कर रहा हूं। नहीं अभी फिलहाल नहीं। बीआई में तो इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी जरूरत, रिपोर्टिंग में शायद पड़ जाए। है जी यार, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं मुझे पता, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है पेटेंट वो होता है जब हम कोई इनोवेशन करते हैं और कोई नया फार्मूला, कोई नया डिजाइन बना लेते हैं, तो फिर गवर्नमेंट हमें उसकी इज्जत ये देती है कि चूंकि ये आपकी इजाजत, तो कुछ अरसा आप अकेले दौड़ेंगे, सिर्फ आप ही इसको बनाकर बेचेंगे और कोई इसको बनाकर नहीं बेचेगा। ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है ना, हमने एक नई चीज इन्वेंट की है, तो फिर हम अपने इस राइट को कहते हैं हमने पेटेंट रजिस्टर करवा लिया। ये पेटेंट है, ये इनोवेशंस में होता है। और कॉपीराइट ये होता है कि हमने जो चीज बेची है उसको हमने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा दिया कि इस नाम से अब ये कोई चीज और नहीं बेच रहा होगा, वो नाम हम लोग रजिस्टर करा रहे होते हैं। जी चैप्टर 6 का टेस्ट कौन था? चैप्टर 6 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये अगले वीक में, क्योंकि मिड टर्म तो है ही है, अगले वीक में ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और ये पेस्टल के एमसीक्यूज का टेस्ट कर लो, बस एमसीक्यूज। और वो देखूंगा, हो सकता है क्लास में ही कर लूं। एमसीक्यूज तो आप आंखें बंद करके भी टिक करेंगे तो 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो अगले वीक में ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और ये पेस्टल की जो चीजें, इनके एमसीक्यूज का टेस्ट कर लेते हैं। क्या हुआ? अगले वीक में किसी भी दिन। जल्दी जल्दी पढ़ लें। सारा पढ़ लिया? सारा? अच्छा, कुछ मैंने बीच में कर दिए थे एमसीक्यूज, लेकिन अब पेस्टल के ना, अब ये सारे हो गए टी के अलावा। ये जो इसमें टी है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी इस सिनेरियो क्वेश्चन इसके बगैर हो सकता है। तो पहले मैं ये PESEL इनकी एमसीक्यूज और बीच में किए भी हुए हैं कुछ, वैसे 2-3 दिन और इनका सिनेरियो क्वेश्चन पहले ये कवर करके ना फिर टी पे आऊंगा। तो ये इसमें कुछ किए हुए होंगे ऑलरेडी, बस देख लेते हैं, सारे कुछ रह गया है। तो स्प्रिंग बाई सबसे पहली अटेम्प्ट थी,
ये शायद हो गया है, मैंने किसी क्लास में, खैर दोबारा देख लें। तीसरा वाला, याद तो आपको जाहिर है सारा कुछ हो ही गया होगा, आपने अच्छी तरह याद कर ही लिया होगा। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक में था, नहीं मेरे ख्याल में तो डेमोक्रेटिक में ही था यार। डेमोक्रेटिक ही है। जी, ये भी कर लिया था वैसे पहले। हाँ जी, डी है, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इश्यूज। चलें, स्प्रिंग बाई सही था। कोइंसिडेंट, जी हाँ मेरा ख्याल है यही है, यही है। ऑटम 22 यही है। इनमें से जो दो कोइंसिडेंट नहीं है, बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं है और स्टॉक मार्केट इंडेक्स नहीं है। स्टेक होल्डर्स कोएलिशन, हाँ जी। माइक्रो इकोनॉमिक की इनमें से कौन सी चीज नहीं है? हाँ जी, बी नहीं है। ये एंटायर इकोनॉमी जो है ये मैक्रो की चीज है, तो बी। हाँ जी, पॉइंट 4। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, कुछ स्लो स्लो चल रहा होता है तो रोक लिया करे। एमसीक्यू नंबर 4, ओके। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, मैंने कहा था जो इंसान की फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना वो डेमोग्राफी है, और जो उसके सोच, ख्याल, शौक, आदत, वो एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल है। तो ये तो बहरहाल लाइन भी किताब में लिखी हुई थी। मार्च 24 में कोई नहीं है। जी, नंबर 3, ये ऑटम 24 है, नंबर 3। बी, लोअर सिक्योरिटी कॉस्ट। अगर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुअर है
तो इनमें से क्या नहीं होगा? तो सिक्योरिटी कॉस्ट तो हाई होंगी, लो थोड़ी होंगी। तो ये ऑप्शन बी है जी। ये ऑटम 24 ये देखें, ये तो खैर कल कराऊंगा, वैसे भी सामने पेज खुला हुआ है तो बता रहा हूं। ये अब एक कहानी लिखी हुई है पूरी और रिक्वायरमेंट ए 7 नंबर, परफॉर्म पेस्टर एनालिसिस। तो इस तरह से ना इसके सिनेरियो क्वेश्चन होते हैं, ये कल कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस। जी लास्ट पेपर, पहला एमसीक्यू। नहीं बल्कि नहीं, सॉरी दूसरा जी। नई गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा कि ये जितने भी आपके पास राइडर्स नौकरी कर रहे हैं, इनके साथ आपने ना फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने, और फ्रीलांस डिलीवरी जो है वो मना है। तो गवर्नमेंट ने ये नया, गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज नहीं हुई मतलब गवर्नमेंट ने ये एम्प्लॉइज से रिलेटेड ये हुक्म दे दिया। तो इन 4 में से पेस्टल का कौन सा वाला? पॉलिटिकल। अगर इसमें लीगल भी ऑप्शन में होता ना तो ये लीगल भी हो सकता था, ये लीगल में भी आ सकता था। बहरहाल ई, एस और टी में तो नहीं है, तो ये पॉलिटिकल में है जी। एमसीक्यू पहला नहीं, वो इससे वो भी टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ाई अभी है जी। सी कैसे? सोशल प्रेशर कैसे? नहीं, ऐसे तो फिर हो सकता है कि बाइक्स बहुत ज्यादा फिर रही थी तो पोल्यूशन फैल रही थी, तो गवर्नमेंट को ख्याल आया क्यों ना हम ये बाइक्स बंद कराएं, तो एनवायरमेंटल पॉलिसी भी आ गई। या टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, गवर्नमेंट ने कहा तो सारे मोबाइल ही खरीदने लग गए हैं, हमारी इंपोर्ट्स ही बढ़ गई हैं, तो इसलिए लॉ बनाया। तो पीछे वजह क्या थी वो बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने एक इंटरफेरेंस की और उसके बाद बिजनेस को ये नुकसान हो रहा है, तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन। लो जी, ये हो गए स्प्रिंग 22 से ऑटम 25 तक के सारे 100% एमसीक्यूज। इसमें टी वाले 1-2 एमसीक्यूज थे वो नहीं किए, वो जब टी पूरा कराऊंगा तो बताऊंगा। कल फिर इसके नाम सिनेरियो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो 6, 7, 8 नंबर का सवाल आता है। लाजमी आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा तो 7, 8 नंबर तक का सवाल होता है, आसान होता है वैसे। चले ठीक है।